कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच भयानक युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि इस इमारत में खाने का सामान रखा हुआ था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कीव की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त भीषण जंग जारी है और रूसी गोलाबारी से आग लगी हुई है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतों में भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच भयानक युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की बमबारी से कई मकान जलकर राख हो गए। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। और रूस की इस बमबारी के घंटों बाद भी कुछ जगहों से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। कई मकानों के तो नामो निशान तक मिट चुके थे। इस बीच कुछ लोग अपने जलते हुए घरों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी हमलों के थोड़ी ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन आग बुझाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, यह आरोप लगाया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। उनका कहना है कि रूस उनके नागरिकों के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। यह आज गंभीर खतरा है। साथ ही कहा कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का उपयोग करेगा। जेलेंस्की ने वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में ये बातें कही। जेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध की अपील की। साथ ही चेतावनी भी दी कि यूक्रेन पर युद्ध की वजह से वैश्विक खाद्य संकट पैदा होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रासायनिक हथियार को लेकर अमेरिका का सख्त रुख सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करेगा तो नेटो इसका जवाब देगा। बाइडेन ने नेटो शिखर सम्मेलन में कहा कि हमले के ऊपर जवाबी कार्रवाई निर्भर करेगी। वहीं रूस को G20 से बाहर कर दिया गया है। यूक्रेन की ओर से रूसी सेना को माकूल जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन ने एक रूसी शिप को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि इस शिप पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद भयानक आग का मंजर दिखा। धुएं से पूरा आसमान काला पड़ गया। रूस आप देख सकते हैं कि रुक रुक कर यहां पर आग की लपटें देखी गई। बताया गया कि शिप में 200 से 300 लोग सवार थे। रूसियों ने जहाज को पूरी तरह से जलने से बचाने के लिए इसे डुबो दिया। तो रूसी शिप पर यूक्रेन ने हमला किया। ये तस्वीरें आप देखिए, भयानक तस्वीरें हैं। और आग को बुझाने के लिए रूसी सैनिकों ने इस शिप को ही डुबो दिया। मिसाइल से हमला होता है। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बर्डियांस्क अज़ोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया, जो पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में यह छोटा सा शहर रूस की घेरेबंदी को तोड़ने वाला है। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क के कारण पहले से ही रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। और रूस के आक्रमण से 2 दिन पहले ही पुतिन ने इन दोनों राज्यों को आजाद देश का दर्जा दे दिया था। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में, मतलब अगर नक्शे पर देखा जाए तो इन दोनों राज्यों के नीचे जहां अज़ोव सागर की सीमा लगती है, वहां केवल 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बर्डियांस्क। जबकि इन दोनों के बाद दक्षिण में है क्राइमिया, जहां 2014 से रूस का कब्जा है। मतलब यह कि अगर क्राइमिया और लुहांस्क के बीच बने इन 2 पोर्ट पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण
पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बर्डियांस्क पर कब्जा कर लिया था और मारियोपोल पर कब्जे की जंग तो अब तक जारी है। बर्डियांस्क एक बहुत ही छोटा शहर है जिसकी जनसंख्या 1.25 लाख से भी कम है, लेकिन पोर्ट होने के कारण इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसीलिए बर्डियांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी थी जो यूक्रेन की फौज की हर चाल को अच्छी तरह से जानता था। बल्कि यूक्रेन की फौज तो उस शख्स को सबसे बड़ा धोखेबाज कहती है। यूक्रेन की फौज ने क्रेमचेंकोव नाम के अधिकारी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली। बताया यह जा रहा है कि क्रेमचेंकोव यूक्रेन की सेना में बड़े पद पर थे, लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उन्होंने यूक्रेन को धोखा दे दिया था। उनकी बगावत यूक्रेन को भारी पड़ी थी और उसी वक्त यूक्रेन के हाथ से क्राइमिया फिसल गया था। यूक्रेन का दावा है कि क्रेमचेंकोव की अगुवाई में ही रूस की नौसेना का एक टुकड़ा बर्डियांस्क पर कब्जा करने पहुंचा था। रूस के जहाज पर यूक्रेन के हमले के वक्त क्रेमचेंकोव के जहाज पर मौजूद होने की बात भी सामने आई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि क्रेमचेंकोव जिंदा हैं या इस हमले में ढेर हो गए, लेकिन यूक्रेन की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने एक बहुत बड़े गद्दार से हिसाब चुकता कर लिया। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की कई सरकारी इमारतों पर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। खबर है कि न्यूयॉर्क प्रशासन ने जंग में यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये कदम उठाया, जिसके तहत न्यूयॉर्क शहर में कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। इस काम के लिए वहां की कई सरकारी इमारतों को चुना गया, जहां अमेरिका के झंडे के साथ यूक्रेन का भी झंडा फहराता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन में जारी जंग का 1 महीना पूरा होने पर न्यूयॉर्क के गवर्नर की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया था। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन खबर है कि ये टाइगर टीम यूक्रेन हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को बना दी गई थी। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ये टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यही नहीं, ये टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस युद्ध में खींच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने नीति बना ली है। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बर्डियांस्क अजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया, जो पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में ये छोटा सा शहर रूस की घेरेबंदी को तोड़ने वाला है। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क के कारण पहले से ही रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है और रूस के आक्रमण से 2 दिन पहले ही पुतिन ने इन दोनों राज्यों को आजाद देश का दर्जा दे दिया था। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में, मतलब अगर नक्शे पर देखा जाए तो इन दोनों राज्यों के नीचे जहां अजोव सागर की सीमा लगती है, वहां केवल 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बर्डियांस्क, जबकि इन दोनों के बाद दक्षिण में है क्राइमिया, जहां 2014 से रूस का कब्जा है। मतलब यह कि अगर क्राइमिया और लुहांस्क के बीच बने इन 2 पोर्ट पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बर्डियांस्क पर कब्जा कर लिया था और मारियोपोल पर कब्जे की जंग तो अब तक जारी है। बर्डियांस्क एक बहुत ही छोटा शहर है जिसकी जनसंख्या 1.25 लाख से भी कम है, लेकिन पोर्ट होने के कारण इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसीलिए बर्डियांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी थी जो यूक्रेन की फौज की हर चाल को अच्छी तरह से जानता था। बल्कि यूक्रेन की फौज तो
योगी आदित्यनाथ का आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह। मंत्रिमंडल के करीब 55 मंत्री लेंगे शपथ। अखिलेश, मुलायम और मायावती को खुद मुख्यमंत्री ने फोन पर दिया न्योता। रूस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा आरोप। कहा, रूस ने केमिकल हथियार छोड़े, अब कर सकता है रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। बाइडेन ने कहा, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर नेटो देगा जवाब। नेटो करेगा यूक्रेन को हथियारों की मदद। परमाणु हमले से बचने में करेगा मदद। अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस के शिप को किया आग के हवाले। मिसाइल से किया गया हमला। रूसियों ने शिप बचाने के लिए डुबोया जहाज। आज पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की अग्नि परीक्षा। नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आसार। इमरान खान की सरकार गिरना करीब करीब तय। भारत दौरे पर चीन के विदेश मंत्री। आज करीब 11 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। एनएसए के साथ भी हो सकती है बैठक। फौज को राजधानी कीव से 55 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। एक महीने से चल रही जंग के बाद भी रूस कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया। और अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने उसे इस बार एक और बड़ा झटका दे दिया। कीव पर कब्जा जमाने की कोशिशों में जुटी रूसी सेना यूक्रेन के जवानों के पलटवार की वजह से पीछे हट गई। अमेरिका ने दावा किया कि पीछे हटने से पहले रूस की सेना कीव के सेंटर से सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर दूर रह गई थी। यानी अगर रूसी सेना और ताकत लगाती तो कीव पर कभी भी कब्जा हो जाता। लेकिन यूक्रेन के जवानों ने रूस के इरादों पर पानी फेर दिया और लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन के हाथों से दूर ही रही। हालांकि उन्होंने उस पर कब्जे के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कीव को झुकाने के लिए उन्होंने अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का भी इस्तेमाल किया था। कीव से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर बेलारूस से पुतिन ने 64 किलोमीटर लंबा सेना का काफिला रवाना किया था। पुतिन के उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे, जिन्होंने कीव के पास पहुंचते ही ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। रूसी मिसाइलों की मार ने कीव शहर को उजाड़ कर रख दिया। कीव के कई इलाके तो पूरी तरह खंडहर में बदल गए, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रूस के सैनिकों को कीव शहर के पास से फिर 55 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया। उधर अमेरिकी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों के हवाले से यह दावा किया गया, जिसमें यह बात तक कही गई कि पुतिन की सेना इसका अभ्यास भी कर चुकी है। रूस छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर सकता है, इसके पीछे की दलील को भी रखा गया। वजह यह बताई गई कि रूसी सेना यूक्रेन युद्ध 1 महीना खिंचने से हताश हो चुकी है। आशंका है कि इसी बौखलाहट में रूस ये खतरनाक कदम उठा सकता है। यही नहीं, यूएन में रूस के उपराजदूत ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया, उल्टा नेटो को ही चेतावनी दे दी। यही नहीं, 2 दिन पहले पुतिन के प्रवक्ता ने भी अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियार चलाने से पीछे नहीं हटेगा। If it is an existential threat for our country, then it can be used. यानी लगातार 2 दिनों में 2 बड़ी परमाणु धमकियां आईं, वो भी रूस के बड़े अधिकारियों की तरफ से, जिसकी वजह से अब दुनिया की नजर रूस के छोटे परमाणु हथियारों पर टिक गई और माना जाता है कि रूस के पास करीब 2000 छोटे परमाणु बम हैं, जो कि 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के हैं। ये छोटे बम और मिसाइलें एक सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। वहीं युद्ध के 29वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों का इस्तेमाल तेज कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की ओर से यूक्रेन पर बैस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमला होता दिखा। महज 20 सेकंड में एक के बाद एक 3 बैस्टियन मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गईं। लॉन्च योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके साथ 47 से 55 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश, मुलायम और मायावती को शपथ ग्रहण के लिए खुद फोन करके न्योता दिया है। शपथ कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपतियों और अभिनेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भव्य तैयारियां की गई हैं। समारोह स्थल और आसपास के इलाके केसरिया रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। शपथ कार्यक्रम शाम के 4 बजे है।
गुरुवार को योगी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, शाम 4 बजे ये कार्यक्रम है। इससे पहले राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और उनको विधायक दल का नेता चुना गया। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही कई जगहों पर बुलडोजर चलने लगे। राज्य के अलग अलग जिलों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसकी एक तस्वीर आई गोरखपुर से। वहां गैर कानूनी ढंग से बनाई गई 40 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। बताया गया कि जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से इन दुकानों को पिछले साल अक्टूबर महीने में सील किया गया था, जिसके बाद गुरुवार को इन पर कार्रवाई की गई। जीडीए के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पे बुलडोजर लगाकर उस अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। वहीं जौनपुर में भी अवैध कब्जे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। वहां सरकारी जमीन पर बनाई गई एक गहने की दुकान को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीन के साथ प्रशासन की एक टीम पहुंची, जिसने दुकान से लोगों को बाहर निकलने का इशारा किया और उसे फिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वहां मलबे का ढेर लग गया। इलाके पर रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है। वहां अब तक ऐसी हजारों बारूदी सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। वहीं रूस के हमलों की मार झेल रहा मारियोपोल खंडहरों में तब्दील नजर आया। तबाह हुए शहर का वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया, जिसमें मिसाइल अटैक के बाद हुई तबाही का एक एक मंजर साफ दिखा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ा नजर आया। हर तरफ जली हुई इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर जैसी दिखी। कुछ बिल्डिंगों से तो धुआं उठता भी नजर आया। रूसी सेना ने मारियोपोल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि एक के बाद एक हुए कई मिसाइल अटैक में 90% शहर बर्बाद हो चुका है। दावा तो ये भी है कि वहां रूसी सेना ने अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमींदोज दिखे। मारियोपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमले के निशान न हो। रिहायशी इलाकों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तबाह हो गए। युद्ध के करीब 1 महीने बाद शहर में चारों तरफ खौफ पसरा नजर आया। कुछ दिन पहले रूस ने मारियोपोल में ही एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया था। उधर रूस के लड़ाकू विमानों ने लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गईं। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गईं, लेकिन उनमें लगी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए थे। इस बीच चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया। रूस के हमले में चर्निव शहर पूरी तरह तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चर्निव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। उधर जंग के दौरान खूंखार चेचन लड़ाकों का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें धमाकों के बीच वो चाय बनाते दिखे, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ और वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा कि अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो से फिर रूस के खिलाफ
और सैन्य सहायता की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। नेटो शिखर सम्मेलन में अपने वर्चुअल संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि नेटो खुद को साबित करे कि वो लोगों की रक्षा के लिए तैयार है और वो दुनिया का सबसे ताकतवर रक्षा संगठन है। हालांकि 2 दिन पहले जेलेंस्की नेटो देशों से नाराजगी जता चुके थे और साफ कहा कि नेटो देश रूस से डरते हैं। Не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми світлі люди. І захищаємо всі ці цінності вже місяць. Місяць героїчного опору, місяць. यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर अमेरिका से, जहां बाइडेन की टाइगर टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। ये टीम व्हाइट हाउस में बैठ रही है, जो खासतौर पर परमाणु हमले से निपटने की तैयारी में जुट गई है। अब तक ये टीम छिपकर काम करती रही, लेकिन अब इसके बारे में अमेरिकी मीडिया ने दुनिया के सामने बात जाहिर की। इसने रूस पर अपनी अगली रणनीति भी तैयार कर ली है। रूस की यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी की वजह से इस टाइगर टीम के मायने काफी अहम है। वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस टाइगर टीम में अमेरिका के सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये टाइगर टीम बैठती है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और दफ्तर, जहां इस वक्त दुनिया की नजर टिकी है। लेकिन बाइडेन की नजर टिकी है अपनी टाइगर टीम पर, जिसकी निगाह पुतिन की हर हरकत पर है। अमेरिकी मीडिया में जैसे ही इस टाइगर टीम की खबर सामने आई तो रूस समेत दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन खबर है कि ये टाइगर टीम यूक्रेन हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को बना दी गई थी। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ये टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यही नहीं, ये टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस युद्ध में खींच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने नीति बना ली है। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बर्डियांस्क अजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया, जो पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में ये छोटा सा शहर रूस की घेरेबंदी को तोड़ने वाला है। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क के कारण पहले से ही रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, और रूस के आक्रमण से 2 दिन पहले ही पुतिन ने इन दोनों राज्यों को आजाद देश का दर्जा दे दिया था। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में, मतलब अगर नक्शे पर देखा जाए तो इन दोनों राज्यों के नीचे, जहां अजोव सागर की सीमा लगती है, वहां केवल 2 ही पोर्ट हैं, जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बर्डियांस्क, जबकि इन दोनों के बाद दक्षिण में है क्राइमिया, जहां 2014 से रूस का कब्जा है। मतलब यह कि अगर क्राइमिया और लुहांस्क के बीच बने इन 2 पोर्ट पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का। योगी आदित्यनाथ का आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह। मंत्रिमंडल के करीब 55 मंत्री लेंगे शपथ। अखिलेश, मुलायम और मायावती को खुद मुख्यमंत्री ने फोन पर दिया न्योता। रूस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा आरोप। कहा, रूस ने केमिकल हथियार छोड़े, अब कर सकता है रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। बाइडेन ने कहा, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर नेटो देगा जवाब।
नेटो करेगा यूक्रेन को हथियारों की मदद, परमाणु हमले से बचने में करेगा मदद। अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस के शिप को किया आग के हवाले, मिसाइल से किया गया हमला, रूसियों ने शिप बचाने के लिए डुबोया जहाज। आज पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की अग्नि परीक्षा, नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आसार, इमरान खान की सरकार गिरना करीब करीब तय। भारत दौरे पर चीन के विदेश मंत्री, आज करीब 11 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात, एनएसए के साथ भी हो सकती है बैठक। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज को राजधानी कीव से 55 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। एक महीने से चल रही जंग के बाद भी रूस कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया। और अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने उसे इस बार एक और बड़ा झटका दे दिया। कीव पर कब्जा जमाने की कोशिशों में जुटी रूसी सेना यूक्रेन के जवानों के पलटवार की वजह से पीछे हट गई। अमेरिका ने दावा किया कि पीछे हटने से पहले रूस की सेना कीव के सेंटर से सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर दूर रह गई थी। यानी अगर रूसी सेना और ताकत लगाती तो कीव पर कभी भी कब्जा हो जाता, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने रूस के इरादों पर पानी फेर दिया। और लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन के हाथों से दूर ही रही। हालांकि उन्होंने उस पर कब्जे के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कीव को झुकाने के लिए उन्होंने अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का भी इस्तेमाल किया था। कीव से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर बेलारूस से पुतिन ने 64 किलोमीटर लंबा सेना का काफिला रवाना किया था। पुतिन के उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे, जिन्होंने कीव के पास पहुंचते ही ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। रूसी मिसाइलों की मार ने कीव शहर को उजाड़ कर रख दिया। कीव के कई इलाके तो पूरी तरह खंडहर में बदल गए, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रूस के सैनिकों को कीव शहर के पास से फिर 55 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया। उधर अमेरिकी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों के हवाले से यह दावा किया गया, जिसमें यह बात तक कही गई कि पुतिन की सेना इसका अभ्यास भी कर चुकी है। रूस छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर सकता है, इसके पीछे की दलील को भी रखा गया। वजह यह बताई गई कि रूसी सेना यूक्रेन युद्ध 1 महीना खिंचने से हताश हो चुकी है। आशंका है कि इसी बौखलाहट में रूस ये खतरनाक कदम उठा सकता है। यही नहीं, यूएन में रूस के उपराजदूत ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया, उल्टा नेटो को ही चेतावनी दे दी। यही नहीं, 2 दिन पहले पुतिन के प्रवक्ता ने भी अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियार चलाने से पीछे नहीं हटेगा। If it is an existential threat for our country, then it can be used. यानी लगातार 2 दिनों में 2 बड़ी परमाणु धमकियां आईं, वो भी रूस के बड़े अधिकारियों की तरफ से, जिसकी वजह से अब दुनिया की नजर रूस के छोटे परमाणु हथियारों पर टिक गई और माना जाता है कि रूस के पास करीब 2000 चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत यात्रा पर आए हैं। गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच ये पहला आधिकारिक दौरा है। आज करीब 11 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी मंत्री की मुलाकात होगी। एनएसए अजीत डोभाल से चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात संभव है। चीन ब्रिक्स का अध्यक्ष भी है और इस दौरे के समय ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच यूक्रेन संकट पर भी बातचीत हो सकती है। चीनी विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बीच जारी गतिरोध टूटेगा। हालांकि भारत की तरफ से यह साफ कहा जा चुका है कि जब तक गलवान हिंसा के बाद जारी सीमा विवाद का हल नहीं होता, तब तक चीन साथ संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे चीन के साथ। और भारत और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात गलवान हिंसा के बाद भी दूसरे देश में हुई है, लेकिन गलवान हिंसा के बाद ये पहला भारत दौरा है चीन के विदेश मंत्री का। दोनों देशों के बीच में सीमा मसले पर कमांडर स्तर की 15 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी भी सीमा पर गतिरोध बरकरार है।
इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान जल्द सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। पाकिस्तान की संसद भवन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा की संभावना है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली सत्र के लिए एजेंडा जारी हो चुका है। उसमें इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एजेंडा का हिस्सा है। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए उनकी ही राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सांसदों ने विपक्ष के साथ जुगलबंदी कर ली है। प्रस्ताव से पहले ही उनकी पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो गया है। इसका मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव को जीतना इमरान खान के लिए कठिन परीक्षा होगी। इमरान खान की सत्ता का गणित बिगड़ चुका है। उनकी पार्टी के कई सांसदों ने उनके खिलाफ वोट देने का फैसला किया है। पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि यदि कोई सांसद अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सत्ता जा सकती है। अब हारता देख इमरान लोगों से सड़कों पर उतरने को कह रहे हैं और सांसदों को खरीदने का आरोप लगाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान को झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि बागियों को वोट देने का अधिकार है। सियासी उठापटक के बीच इमरान खान आर पार के मूड में दिखे। कहा जा रहा है कि अपनी सरकार बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे इमरान के साथ न पाकिस्तान की सेना है, न उनकी सहयोगी पार्टियां हैं। और इसी वजह से इमरान अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। ओआईसी की बैठक खत्म होने के अगले ही दिन उन्होंने अचानक देश के नाम एक संदेश दिया। ये संदेश था तो कुछ मिनटों का, लेकिन इसके जरिए इमरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। चर्चा है कि ट्रंप कार्ड चल चुके इमरान ये जान गए हैं कि उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। इसीलिए उन्होंने अपना आखिरी दांव चला और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 27 मार्च को पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। यही नहीं, बौखलाए इमरान ने अपना विरोध करने वाले विपक्ष के नेताओं को डाकू तक बोल दिया। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है। खबर है कि इमरान का ये रोना पीटना इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कहा जा रहा था कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान दर दर भटके, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने के लिए उन्होंने उनके आगे माफ कर देने का दाना भी फेंका। लेकिन न बाजवा माने न नाराज नेता, उल्टा इमरान पर जेल जाने की तलवार लटकने की खबर आई। वैसे तो खबर यह भी थी कि इस्तीफा देने के लिए इमरान को ओआईसी की बैठक खत्म होने तक का वक्त दिया गया था, लेकिन इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया। यही नहीं, उनके मंत्रियों ने मीडिया के सवालों का ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। इमरान के मंत्री सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने से भी बाज नहीं आए। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हो।